हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर रैना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ 2-3 चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है, अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है। सुबह 10 बजे संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड रैना10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस, आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों, अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर ले। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना, मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड रैना10 लगाएं, अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनअप्रोप्रिएट चीज, तो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है, लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सॉरी आपका नेट नहीं चल पा रहा है गाइस। 2-3 बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, आज हम एक तो 2-3 चीजें आपको समझनी है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। आज मैंने आपसे कहा था कि आज हम थ्योरी करेंगे और थ्योरी में बेसिक चीजों को पकड़ के चलेंगे। तो आज पहले तो मैं आपको 3-4 चीजें बताने वाली हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको हिंदी में हम लोग मैं बताती जा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आप लोग नोट करते रहें। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और अंडर डेवलपमेंट। बच्चों ये 3 टर्मिनोलॉजी हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो बच्चे अभी अभी वीडियो पर आए हैं लाइक शेयर करते रहिएगा और सभी को बोलिए फटाफट से क्लासेस को ज्वाइन करें। तो बच्चों आज सबसे पहले आज की क्लास में ये तीनों, मैं इसके नोट्स हमारे ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी गाइस, तो आप टेंशन ना लें। ये सारे नोट्स में पीडीएफ बनाकर आपको ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप आराम से समझते रहें। बच्चों आज हम 3 टर्मिनोलॉजी समझने वाले। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों इसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। सौम्या आज सेकंड क्लास वैसे नहीं है हमारी, आज ये चौथी क्लास है। 2 क्लासेस में मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे और दूसरी क्लास है थ्योरी की। तो आज थ्योरी की सेकंड क्लास है, आप लोग नोट कर सकते हो आज की। टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ थ्योरी। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों हमेशा याद रखिए, जब आप किसी देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्र आगे जा रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, नेशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे हम इनमें से कौन सी बात को लागू करते हैं? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। बच्चों जब नेशन का डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिखा है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। समझना बहुत जरूरी है, चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों जब कहीं पे लिखा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके बच्चों आपने कभी सोचा है आपका पेपर क्यों गलत होता है? आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप लोग ना टर्मिनोलॉजी नहीं समझते हो। अगर आप हर चीज की, मैं आपको साइंस की क्लास में भी कहती हूँ, अगर आपको किसी चीज को रटना नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म याद रखना है, तो उसको समझ लीजिए कि वो क्या चीज है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि समृद्धि। बच्चों हमेशा ग्रोथ का जो कनेक्शन होता है वो होता है नंबर से, यानी कि ग्रोथ में क्या क्या चीज आएगी? जीडीपी,
जीएनपी पर कैपिटा इनकम, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, अगर आपसे ग्रोथ पूछा जाता है पर कैपिटा इनकम, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के यानी कि आर्थिक समृद्धि के पैरामीटर्स क्या है। क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो मैं बिल्कुल वही आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कराती जा रही हूँ, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। बच्चों मुझे बताओ, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने कैलकुलेट करा था और कितना कैलकुलेट करा था? बताइए। हेलो विनय, नमस्कार। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने कैलकुलेट करा था और कितना कैलकुलेट करा था? बच्चों आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहली पर कैपिटा इनकम, भारत की सबसे पहली पर कैपिटा इनकम यानी कि, वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड, पर कैपिटा इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करा था दादा भाई नारोजी ने। वेरी गुड। और कितना कैलकुलेट करा था बच्चों? कितना कैलकुलेट करा था? 29 रुपीज। बच्चों दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले जो कैलकुलेट करा था वो था मात्र 29 रुपया। कितना रुपया था जी? 29, सॉरी 29 रुपया नहीं था, 20 रुपया था, 20 रुपया। नोट करेक्ट करिए, दादा भाई नारोजी। कौन से सन में करा था बच्चों? 1867, 68, ये सबसे पहला कैलकुलेशन था। हाँ 20 रुपया भारत का। हेलो शिवकांत जी, नमस्कार। इकोनॉमी, मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही थी कि जब आप राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें केवल हम एक ही फैक्टर को कंसिडर करते हैं और वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों अलग चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज है और अंडर डेवलपमेंट अलग चीज है। आज तीनों टर्मिनोलॉजी को एक एक करके हम लोग समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्र का विकास मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेलो सीमा, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने कैलकुलेट करा था? दादा भाई नारोजी ने 1867-68 में। और कितना रुपए कैलकुलेट करा था? 20 रुपए। आगे चल रही हूँ बच्चों। उसके बाद क्या हुआ? जब लॉर्ड कर्जन भारत में आए, लॉर्ड कर्जन का नाम सबको पता है, लॉर्ड कर्जन। बच्चों सेकंड पर कैपिटा इनकम 30 रुपया था, 30 रुपया। और ये कब कैलकुलेट हुआ था? 1901 में। कौन से साल में कैलकुलेट हुआ था ये? लॉर्ड कर्जन ने दिया था 30 रुपया, दूसरा पर कैपिटा इनकम। और बच्चों जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि आजादी की पूर्व संध्या पर, यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत में यानी कि मैं टोटल आपको बता दे रही हूँ 1944 से लेके 46 तक का, सॉरी 46 तक का कितना बैठा मैं आपको बताती हूँ। पर कैपिटा इनकम बच्चों आया है 204 रुपया। कितना पर कैपिटा इनकम था 14 अगस्त 1946 तक? 204 रुपया, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, मैं आराम आराम से इसलिए कर रही हूँ। बच्चों एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया है, बिहार पीसीएस में भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन था डाकू राज, यानी कि कहते हैं ना डाकुओं का राज चल रहा है भैया, डाकुओं का राज। तो बच्चों ये एक संज्ञा दी गई थी डाकू राज। ये डाकू राज उपमा कब दी गई थी? कब दी गई थी, कौन से साल में? तो चलिए मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ये बिहार पीसीएस में भी आया हुआ है और ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में भी आया हुआ है। ये तीनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों डाकू राज्य जो उपमा दी गई थी वो दी गई थी 1765 और 72 में। और बच्चों ये बंगाल में, बंगाल लूट खसोटी, लूट खसोटी, बंगाल में बोला गया था इसको लूट खसोटी डाकू राज। बच्चों आप नोट करते जा रहे हो चीजों को?
चलिए आगे चलती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, क्रांति से पहले की बात है, ये तो 1765 की बात है, क्रांति तो अभी हुआ ही नहीं था, क्रांति नहीं हुआ था अभी तो। 1765 में तो किसका राज चल रहा था बताओ, भारत में किसका राज चल रहा था, बताइए। चलिए बच्चों, एक किताब का नाम पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखी थी। मैं आपको क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ, खाली हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, साथ के साथ क्वेश्चन भी नोट करते चलिए, परीक्षा की दृष्टि से जो चीज इंपॉर्टेंट है। बच्चों, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, उसका नाम कई बार यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है। इनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बच्चों एक क्वेश्चन और आता है यूपीपीसीएस में, हेलो नजाकत नमस्कार। दादा भाई ने एक और लिखा था, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी का मतलब है कि भारत की संपदा नाली के रास्ते बाहर जा रही है, अंग्रेजों ने लूट खसोट कर रखी है, हमारा सारा कच्चा माल बाहर जा रहा है, और कच्चा माल बाहर जाने की वजह से, हाँ, निकासी सिद्धांत, बिल्कुल सही नजाकत, इसको हिंदी में बोला गया था निकासी सिद्धांत। आपको याद है ना बच्चों, ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या करा था, भारत में जब वो आए थे, जहांगीर के समय पर आए थे वो, और उन्होंने क्या करा था, भारत में जो कपास उगता था, भारत में जो कॉटन उगता था, उसको उन्होंने बाहर ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया, और वहां से बने बनाए सिले सिलाए कपड़े जो है इंडिया में बेचने शुरू कर दिए, मतलब जूता भी हमारा और सर भी हमारा, बिल्कुल। तो यही ड्रेन थ्योरी था। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि अंग्रेजों ने जो है बिल्कुल हमें अंदर से खोखला कर दिया है, हमारे कच्चा माल भी ले जा रहे हैं लूट के, और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ के साथ हमारा माल हमें ही चेप रहे हैं। तो बच्चों किसान जो है बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल बर्बाद। चलिए आगे की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट बताती हूँ बच्चों, जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ सब पेपर में आए हुए हैं, नोट करते रहिए इसको। बच्चों एक यहाँ पे एक मैं और दूंगी, सॉरी, चलिए अगला नोट करेंगे, अगला पॉइंट, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बच्चों आपको पता है ना, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारे सिस्टम भारत में लगा रखे थे, जैसे महलवाड़ी सिस्टम हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, पता है ना आपको। अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारी भूमि को लेकर, जमींदारी को लेकर बहुत सारी प्रथाएं उस समय शुरू कर रखी थी। तो बच्चों द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखा था, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है, आईएएस में भी आया हुआ है, यूपीएससी में। बच्चों नाम लिख लीजिए, डॉक्टर बी एच पावेल, डॉक्टर बी एच पवेल, पवेल के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। चलिए, यस, बी एच पवेल की थ्योरी थी ये। बच्चों अगला क्वेश्चन एक जो पेपर में आया हुआ है वो भी आप नोट करें, भारत में, भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री यानी कि आधुनिक उद्योग, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में और यूपीएससी में भी आया हुआ है। भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री किसने शुरू करा था और कब करा था, भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री किसने शुरू किया था और कब किया था, इसका आंसर नोट करिए फटाफट से। बच्चों 1854 में शुरू हुआ था, सी एन ढेबर। और बच्चों भारत की सबसे पहली मिल कौन सी थी, सूरत मिल, नोट करिए, सूरत मिल। सूरत कहां पर पड़ता है आपका, सूरत पड़ता है गुजरात में। इन्होंने बच्चों सूरत मिल में शुरू करा था, सॉरी कॉटन मिल, क्या हो रहा है आज, कॉटन मिल मुंबई में, सूरत में इसके बाद हुआ था, सूरत में बाद में हुआ था। सूरत में जो मिल बनाई गई थी, कपड़ों का टेक्सटाइल मिल लगाया गया, वो तो दूसरे नंबर पे लगाया गया। नोट करिए बच्चों, भारत में सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक चीज किसने शुरू करा था, सी एन ढाबर ने शुरू करा था। कहां पे शुरू करा था, मुंबई में। और क्या कौन सी मिल थी ये, कपास की मिल थी, यानी कि सूती मिल थी, सूती मिल। नोट करते रहिएगा इधर आराम आराम से।
चलिए अगला चलती हूं। बच्चों जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिश इन इंडिया, तो कौन कौन से सिस्टम उन्होंने लागू करे थे? नंबर 1 नोट करिए, तीन कठिया। तीन कठिया यानी कि तीन वाला, हिंदी में भी इसको तीन कठिया ही बोलते हैं, तीन कठिया प्रथा। और बच्चों ये प्रथा थी आपकी बिहार में, बिहार में जो जगह है चंपारण, है ना आरिफ, सही कह रहे हैं ना, बिहार में तीन कठिया चंपारण। और इसमें बच्चों क्या करा था, जितने भी बागान थे, बागान के जो मालिक थे, उन्होंने ये बोला कि आपको अपने बाग के 3/4 हिस्से पर नील की खेती करनी है, जिसके खिलाफ गांधी जी बाद में खड़े हुए थे। और गांधी जी ने बोला था कि नील का खेती नहीं होगा वरना सारी जमीन हमारी बेकार हो जाएगी। तो नील के खेती के लिए बच्चों उनको जोर डाला जाता था, नील का खेती। क्या नाम था इस प्रथा का? तीन कठिया प्रथा, ब्रिटिशर्स के टाइम की प्रथा। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। अगला आता है, दूसरी प्रथा थी बच्चों ददनी। ददनी, ददनी प्रथा। बच्चों ददनी प्रथा में क्या हुआ था, जो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे, है ना, जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे, वो ये कह रहे थे कि भारत में आप कोई भी चीज बना रहे हो, कोई कारीगर कोई चीज बना रहा है, मिट्टी का बर्तन, कपड़ा, कढ़ाई, बुनाई, जो कुछ भी आप भारत में कर रहे हो, तो आपको उसके लिए, है ना, अग्रिम पेशी, यानी वो होता है ना जिसे आप कहते हो टोकन अमाउंट, आज के टाइम में उसे क्या बोलते हैं, पेशगी, है ना। पहले आप हमें थोड़ा सा टोकन अमाउंट दे दीजिए, पेशगी। तो बच्चों पेशगी देने के लिए धन, तो ये प्रथा थी ददनी। ददनी मतलब दे दो, पेशगी देने का। और बच्चों तीसरी जो प्रथा जो पेपर में आती है, अक्सर पूछ लेते हैं, तीसरी थी कमियोंटी प्रथा। बच्चों मैं 100% कह रही हूँ, आपने पढ़ी तो बहुत होगी इकोनॉमी, लेकिन ये आपने सब छोड़ दिया होगा, क्या आपको पता ही नहीं चला होगा कहाँ पे लिखा है, कमियोंटी प्रथा। यस, कमियोंटी प्रथा। बच्चों ये बिहार और उड़ीसा में इन्होंने शुरू करा था, बिहार और उड़ीसा। और बच्चों इसमें एक विशिष्ट जाति थी कुर्मी जाति, जो चमड़े का काम करती है। हमारे यूपी में उनको कुर्मी बोला जाता है। जो हमारे, प्रणाम राम जी केसरी जी, बच्चों जो हमारे यहाँ यूपी में कुर्मी लोग होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है कोविंद जी, वो भी कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, बॉन्ड लेबर। तो बच्चों कम्युनिटी प्रथा में उन्होंने ये बोला कि आप, हाँ, उनको आजीवन स्लेव बना लेंगे, ह्यूमन स्लेव, जब तक आपका, वेरी गुड राम जी केसरी जी, बॉन्ड लेबर यानी कि आप पैसा नहीं दे सकते, तो ब्याज के बदले भैया तुम भी काम करोगे, तुम्हारे आगे आने वाले बच्चे भी काम करेंगे, और जीवन भर, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, जब तक तुम काम करते रहोगे। यानी कि दास प्रथा, एक तरीके से दास प्रथा, कम्युनिटी जो प्रथा थी वो दास प्रथा थी। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? चलिए, ये तो था, थोड़ा सा मैंने प्रथा बीच में बता दी आपको। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये सारा पेपर में आया हुआ है, पुराने क्वेश्चन से मैंने उठाकर आपको ये बताया बच्चों। ठीक है, ये भी रिवाइज करना साथ के साथ जरूरी है। चलिए आगे चलती हूँ। अब मैं दोबारा आती हूँ उसी बात पर। कौन सी बात पे? हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। तो बच्चों ध्यान से देखते रहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला? पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पर कैपिटा इनकम कैसे निकालोगे देश की? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कैसे निकालते हैं? देश की टोटल आय यानी कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या। फॉर्मूला नोट करिए फटाफट से, छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, 2 मिनट लगते नहीं है लिखने में, जितना समय मुझे लगता है लिखने में उतना ही समय आपको लगेगा। राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये तो बात रही आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की, जहां पे नंबर्स चलता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा देश तरक्की कर रहा है ना, देश में लोग खुश हैं, देश में लोग समृद्धि कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। पैसा होना अलग चीज है और खुशहाली होना अलग चीज है। तो बच्चों इस चीज का पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे इंडिया के अंदर एक नया सूचकांक बनाया गया, उसको बोला गया नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स। बच्चों जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ ना, वैसे वैसे पढ़ते रहना।
बस ये मान के चल लेना कि मैम जैसे जैसे कराती जा रही है वैसे वैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछते रहना। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक, ठीक है। अब बच्चे लोग खुश हैं, हाँ कैसे, तो ये बच्चों प्रॉस्पेरिटी सूचकांक कैसे निकाला जाता है, इसको शॉर्ट में बोला गया एनपीआई, नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स। बच्चों इसके लिए 3 फैक्टर्स को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैं 3 फैक्टर्स उठाऊंगी। पहला फैक्टर जीडीपी कितना बढ़ रहा है, कितना जीडीपी बढ़ रहा है। नंबर 2 फैक्टर जीवन में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और तीसरा फैक्टर था बच्चों यानी कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत यानी कि जो आपकी कल्चरल हेरिटेज है, आपकी, आप बिहार के वहां की, आप यूपी के वहां की क्या कल्चरल हेरिटेज है, आप साउथ के वहां की क्या कल्चरल हेरिटेज है। तो कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से आपके जीवन का कल्चरल हेरिटेज बेस्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखिए बच्चों सीधी सी बात है, कोई चीज ऐसा होता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई चावल उग रहा है और वो चावल यूपी में हम लोग मंगाने लगे तो ऑब्वियसली यूपी वालों के लिए वो चावल महंगा हो जाएगा, लेकिन जो चीज एमपी के लोग एमपी में ही उगाकर खा रहे हैं उनके लिए वो चीज सस्ती हो जाएगी। तो इसको बच्चों कहा जाता है कल्चरल हेरिटेज बेस्ड प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि जो जहां का है। अब आप बिहार जाओ, बिहार में कुछ चीजें बहुत अच्छी मिलती है, जैसे आम बहुत अच्छा मिलता है ना। आप गोरखपुर जाओ, वहां पे टेराकोटा का काम के बर्तन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो लोग गोरखपुर में ही रह रहे हैं उनके लिए वो कोई विशिष्ट चीज नहीं है, उनके लिए वो कॉमन चीज है। हम जाएंगे, कोई बाहर से कोई अंग्रेज जाएगा उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। आगरा जाइए, फिरोजाबाद जाइए, वहां पे चूड़ियां बहुत सुंदर सुंदर मिलती है, लेकिन फिरोजाबाद की चूड़ियां हम जाएंगे तो हमारे लिए एक अलग सी चीज होगी। तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज बेस्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो बच्चों ये 3 फैक्टर थे जिनके हिसाब पर, ठीक है, जिनके हिसाब पर क्या क्या किया गया, आपका प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स को बनाया गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ, नोट करते रहे आप। बच्चों जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लाइफ क्वालिटी में क्या क्या आता है, बताना शुरू करो। जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हो कि हमें इंडिया में क्वालिटी लाइफ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या क्या है बताइए। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट को सुविधाएं देनी चाहिए, आपको बोलना शुरू करो, बताओ सुविधाएं बताना शुरू करो। नंबर 1 मैं बोलूं, चलो मैं बोलती हूँ, न्यूट्रिशन, खाना। आपको जो पोषण मिल रहा है, क्या आपको ऐसा भोजन मिल पा रहा है कि आपको न्यूट्रिशन मिले, वेरी गुड। दूसरा है बच्चों पीने का साफ पानी यानी कि हेल्दी वाटर, खाली पानी नहीं, ये कोई ना नाली का पानी पी लोगे उठा के, यानी कि हेल्दी वाटर, साफ जल, साफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो पानी भी हमें चाहिए बिल्कुल साफ। तो WHO के मानक, बच्चों वाटर की क्वालिटी कौन चेक करता है, WHO। पूरे वर्ल्ड में लोगों को पीने का पानी कैसा मिलना चाहिए, इस बात की गारंटी कौन देता है, इस बात के लिए सर्टिफिकेशन कौन देता है, WHO देता है। नोट करिए, कौन प्रमाणित करता है कि भारत में इतने लोगों को पीने का स्वच्छ जल मिल रहा है, राष्ट्रीय जल मिशन। बच्चों जल मिशन की क्वालिटी को कौन देखता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नोट करिए फटाफट से, छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में आ जाती हैं और आप छोड़ आते हो, और यही पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा और आप मुझे गालियां दोगे कि मैम ने तो कराया नहीं था। तीसरा पॉइंट बच्चों, क्वालिटी ऑफ लाइफ में तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, रहने को मकान यानी कि आवासीय व्यवस्था। गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हमारे देश में कोई झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, कोई टेंट लगाकर ना रहे, उनके लिए रहने के लिए घर, मकान या टाउनशिप देना बहुत जरूरी है। आपको पता है पंजाब सरकार ने कोविड के दौरान पिछले साल एक बसेरा योजना शुरू करी थी, बसेरा। बसेरा में इन्होंने क्या करा कि जो बेचारे किराएदार थे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कोविड के समय में सबसे ज्यादा दुर्गति किनकी हुई, जो किरायों पर रह गए थे, मकान मालिकों ने निकाल दिया, पैसा देने को हुआ नहीं। तो बच्चों पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक योजना शुरू करी बसेरा। बसेरा में उन्होंने बोला कि हम बहुत कम दरों में आपको
किराए के मकान में भी आप रहेंगे, लेकिन वो सरकारी मकान होंगे, किराए के लिए आवंटित किए जाएंगे। आपको किराए के मकान में रहना है, आप यहाँ रहें, एग्रीमेंट साइन करें और यहाँ पर पैसा दे गवर्नमेंट, जब चाहे आपका माफ कर देगी, जब चाहे आपसे ले लेगी। तो बच्चों ये योजना शुरू हुई थी पंजाब में। तो इस तरीके से अगर हर राज्य सरकार अपने यहाँ योजनाओं को लाए और अपने लोगों की परेशानी को समझे, तो बच्चों क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा आता है आवासीय व्यवस्था। चौथा बच्चों और भी कुछ आएगा क्या यहाँ पर, बताएं? चौथा भी पॉइंट होगा, यस, सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन, साफ सफाई। ये नहीं नाले भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है ना, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, लेटरिन भरी पड़ी है जगह जगह और लोगों को कुछ नहीं पता। तो यानी कि जो आपका स्वच्छ भारत अभियान था, सैनिटेशन, वो भी आपका नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स का कंपोनेंट है। अगला आता है अच्छी शिक्षा, यानी कि हाई एजुकेशन। हाई एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों को पीएचडी कराओ, नहीं। हाई एजुकेशन का मतलब है बच्चों बेसिक एजुकेशन, है ना। हर बच्चे का अधिकार है कि 14 साल की उम्र तक उसको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देगी, यानी कि 8वीं तक उसको मुफ्त सुविधा, पढ़ने की मुफ्त सुविधा एजुकेशन दी जाएगी। छठा क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए जगह जगह, है ना। कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाए, क्लिनिक्स बनाए जाए गवर्नमेंट के, ताकि लोगों को, डॉक्टरों को महंगी फीस अगर देने को नहीं है तो भी बच्चों वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पेट भर खाना हो, साफ पानी हो, रहने को मकान हो और आसपास साफ सफाई हो, नदी नाले ना भरे पड़े हो गंदगी से, एजुकेशन अच्छी हो, बेसिक एजुकेशन तो कम से कम मिले, कम से कम अंगूठे की जगह सिग्नेचर करना तो सीख जाए, स्वास्थ्य केंद्र बनने चाहिए जगह जगह, है ना, छोटी मोटी बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज होना चाहिए, मुफ्त दवाइयां होनी चाहिए। और क्या होगा बच्चों उसके अंदर, और क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हो। हमने कितनी चीज पढ़ी, 6, 7वीं एक और चीज आप भूल रहे हो, बताओ। एक चीज और पार्ट है इस चीज का, और क्या होना चाहिए भाई, खाने को रोटी मिल गया, पानी पीने को पानी मिल गया, रहने को घर मिल गया, शिक्षा मिल गई, स्वास्थ्य मिल गया, साफ सफाई मिल गई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अभी एक और चीज रहती है, बताएं। और क्या रह गया बच्चों जी, बताओ। एजुकेशन हो गया, रोजगार, अरे भैया पैसा कहाँ से लाओगे, कमाने के लिए एम्प्लॉयमेंट। आपको याद होगा जब मैंने पहली क्लास कराई थी, अभी पहली क्लास में मैंने आपसे बोला था, अगर किसी देश में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो देश तरक्की करना बंद कर दे रहा है। बिल्कुल सही, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का 7वां इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर देश में होना है। अगर आप किसी देश को सुख और समृद्धि देना चाहते हैं तो ये 7 फैक्टर्स का गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों समझ आ गई, क्लियर हो गया है? और चलिए अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पॉइंट सुनिए बच्चों। ये जो सूचकांक जिसके बारे में मैं आपको सब बता रही हूँ, इस सूचकांक को दक्षेश सम्मेलन में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था, दक्षेश। दक्षेश सम्मेलन पता है आपको ना बच्चों, दक्षेश सम्मेलन में इस सूचकांक को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट सबसे पहले किसने करा था, बताइए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नोट कर लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों उन्होंने इस सूचकांक को विकसित करने का आह्वान किया था सबसे पहले कि आप अपने देश में ये सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, इन सारी चीजों पर ध्यान दें तो देश अपने आप धीरे धीरे तरक्की करता चला जाएगा। अगर आप बेसिक, वही वाली बात है ना, एग्जाम क्लियर करना है तो पहले बेसिक समझना होगा। जब बेसिक से नहीं आता तो हाई फाई चीज कैसे समझ जाओगे आप। तो वही बच्चों जो है कलाम जी ने बोला था कि आप ये प्रॉस्पेरिटी, अपने देश को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, पैसा कमाने से लेकर और देश में लोगों को रोजगार देने तक हर बात को आपको पूरा करना होगा। इंपॉर्टेंट चीज थी ये। चलिए आगे चलती हूँ मैं। अब बच्चों अगला पॉइंट जो आने वाला है, आ जाइए। अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ की। बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ वुड यू डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट?
आर्थिक विकास किसको कहते हैं? हेलो शिवानी, नमस्कार। थैंक यू बच्चा जी। गेमिंग ट्रेविया, नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मास्लो की थ्योरी, यस, मास्लो ने तो बच्चों ये बोला था कि हाँ वो रोटी कपड़ा मकान, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। वो मास्लो ने भी बेसिक नीड्स की बात करी थी, है ना। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही बोला कि भैया आप अपने देश में जो है बेसिक चीजों की तरफ ध्यान दीजिए तो देश अपने आप तरक्की करता। खाने को रोटी है नहीं, गंदगी में बैठे हैं, देश में तरक्की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बच्चों क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे नापते हैं? पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ नोट करते रहे। इंडेक्स, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं PQLI। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर तो आरिफ हमने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं क्रय क्षमता। क्या बोलते हैं? क्रय क्षमता, समता विधि। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है बच्चा जी, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। बच्चों आपको याद होगा आजकल आप सरकारी आवेदन करते हो पेपर में, तो आजकल एक नई उसमें कैटेगरी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, EWS। एक नई कैटेगरी आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। क्या नाम है उस कैटेगरी का? EWS, है ना। तो बच्चों ये वही है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, समाज कल्याण कितना हो रहा है। और चौथा पांचवा आता है, बता दिए मैंने, परचेजिंग पावर पैरिटी, बेसिक नीड अप्रोच। हाँ एक और आएगा बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड में क्या क्या आएगा भाई? रोटी कपड़ा मकान। दक्षेश सम्मेलन अभी बताती हूँ विशाखा, अभी बताती हूँ। एक सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है ना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है। शिवानी, सीटेट के लिए हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है। अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के लिए भी हमारे पास बैचेस होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारा लिस्ट उसमें दिख जाएगा टीचर्स का, सीटेट वाला जी। दक्षेश सम्मेलन के बारे में अभी बताती हूँ विशाखा, पहले मैं ये पॉइंट पूरा कर लूं, बीच में रह जाएगा। ठीक है, दक्षेश वैसे सार्क को ही कहते हैं। दक्षेश हिंदी सार्क, जो सार्क का नाम सुना है आपने, सार्क देश, उसी को दक्षेश कहते हैं। ठीक है, तो अब सार्क के बारे में तो थोड़ा बहुत सभी को पता होगा, है ना, सार्क। तो चलिए आगे चलती हूँ बच्चों, 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट आता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बच्चों वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो बात करता है मानव विकास की। वो कहते हैं मानव एक पूंजी है, तो इस पे ध्यान दीजिए। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल इंडिया का रैंक आता है उसमें, और आप लर्न करते हो एग्जाम्स के लिए। HDI क्या कहते हैं उसको शॉर्ट में? HEI। अब आ जाओ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो पेपर में पूछी गई थी बच्चों। एक आपके इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था डी मॉरिश। डी मॉरिश। तो डी मॉरिश ने बोला है कि PQLI और वर्ल्ड बैंक ने बोला, जितना लिखवा रही हूँ पहले लिख लो फिर बताती हूँ क्या चीज है ये। हाँ 131 पोजीशन पर है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या बता रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ आपको। परचेजिंग पावर पैरिटी पहले आप नोट करते रहो। परचेजिंग पावर पैरिटी अप्रोच, और तीसरा है आपका महबूब उल हक। हाँ बिल्कुल सही नाम आप सुन रहे हो, महबूब उल हक। बच्चों इनको क्रेडिट जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, अब मैं तीनों आपको बता देती हूँ ये मैंने क्या लिखा है। बच्चों ये तीनों मैंने लिखा है, एक इकोनॉमिस्ट है डी मॉरिस। डी मॉरिस कहते हैं कि अगर आपको किसी देश में विकास करना है तो आपको उस देश के फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पे ध्यान देना है। वर्ल्ड बैंक कहता है
अगर आपको किसी देश की तरक्की यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द क्राइटेरिया, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार किसी भी देश की उन्नति का कारक क्या होना चाहिए, तो आप किस पर निशान लगाओगे? परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि PPP, इसको शॉर्ट में कहते हैं ट्रिपल P3। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोई देश तभी तरक्की करता है जब उसके यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी अप्रोच को समान रखा जाता है। और बच्चों, महबूब अल हक ये एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने मानव विकास सूचकांक को बोला है कि अगर किसी देश में आदमी खुश नहीं है, इंसान खुश नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो मान के चलिए वो देश विकास नहीं कर सकता। बच्चों, ये तीनों नाम नोट कर लीजिए, ठीक है? ये तीनों नाम मैंने आपको ये 5 फैक्टर्स बताए हैं: फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, परचेजिंग पावर पैरिटी, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, बेसिक नीड अप्रोच और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 5 फैक्टर हैं जिनके बिहाफ पर किसी भी देश के विकास को कैरी करा जाता है, मापा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं, इनको पांचों को एक एक करके समझना है। और बच्चों मान के चलना, ये जितना पढ़ रहे हो आज की क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रही हूँ बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच, WHO, डब्ल्यू क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि किसी देश की तरक्की कब होगी? कब होगी? जब वहां के लोगों के खरीदने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, वहां का दमड़ी, वहां का पैसा, वहां का रुपया इतना मजबूत हो जाए कि आप किसी और देश में जाकर अपना काम शुरू कर सके, किसी और देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सके। यानी कि फॉर एग्जांपल परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब, चलिए मैं आपको यही समझाती हूँ बच्चों। परचेजिंग पावर पैरिटी का सीधा सा मतलब समझिए कि हमारे फॉर एग्जांपल इंडिया में, भारत में, ठीक है, मान लीजिए 1 USD डॉलर की कीमत है 80 रुपया, ठीक है? हाँ, साथ में 8 कंट्रीज आते हैं, शिवानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ना कोई टीचर ध्यान से समझाता है, तो ध्यान से सुनिए। बच्चों परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है खरीदने की क्षमता, क्या खरीदना है, किसको खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अमेरिकन डॉलर की कीमत है 80 रुपया, ठीक है? अब आप भारत में गए, आपको भारत में 1 किलो चीनी खरीदना है, 1 kg ऑफ चीनी यानी कि शुगर। बहुत ध्यान से सुनना, भागना मत, वीडियो से ध्यान से सुनते रहो। 1 किलो चीनी आपको इंडिया में खरीदना है। 1 किलो चीनी मिला 40 रुपए का, ठीक है? यानी कि अमेरिकन डॉलर के हिसाब से आधा डॉलर, आधा डॉलर हो गया, ये हाफ डॉलर हो गया, ठीक है? यानी कि 1 अमेरिकन डॉलर में आप लोग 2 किलो चीनी खरीद सकते। यहाँ इंडिया में जो अमेरिकन भारत आएगा, जो अमेरिकन भारत आएगा वो 1 डॉलर में 2 किलो चीनी खरीद लेगा। लेकिन अगर हम अमेरिका जाते हैं, अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हम 80 रुपए में केवल 1 किलो चीनी खरीद पाएंगे। आ गई बात समझ में? यानी कि हमारा रुपया अमेरिकन डॉलर के आगे कमजोर है। जितना में हम यहाँ 2 किलो चीनी खरीद रहे थे इंडिया में, उतने में हम वहां पर 1 किलो चीनी ही, और हो सकता है 1 किलो भी ना आए, 82 रुपए चला जाए 1 डॉलर, है ना? 84 रुपए चला जाए 1 डॉलर, 90 रुपए चला जाए, तो हो सकता है कि अमेरिका जाने के बाद हम जो है 1 किलो चीनी भी ना खरीद पाए। तो बच्चों इसको कहा जाता है क्रय क्षमता, यानी कि परचेजिंग पावर। अगर आपके देश की जो करेंसी है, आपके देश की जो मुद्रा है, अगर किसी और देश में जाकर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वहां आपके देश के लोग कहीं और जाकर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, उतने ही पैसों में वो अपने देश में ज्यादा खुश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेजिंग पावर पैरिटी आपके देश की कम हो गई। बिल्कुल सही शिवकांत, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि जो देश तरक्की पे है, देखिए 3 तरह के देश हैं पूरे विश्व में, 3 तरह के देश हैं। कौन कौन से? एक है डेवलप्ड, एक है डेवलप्ड यानी कि विकसित, ठीक है? कौन से देश है? विकसित, डेवलप। दूसरा देश है डेवलपिंग, यानी कि जो अभी डेवलपमेंट कर रहा है, विकासशील। बहुत ध्यान से एक एक बात पकड़ के चलना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जितना बेस है वो शुरू की क्लास में होता है, बाद में कुछ नहीं होता। और तीसरा होता है बच्चों अंडर डेवलप्ड, यानी कि अविकसित, ठीक है? अब आप मुझे एक एक करके इनके एग्जाम्पल बताओ। डेवलपिंग नेशंस का एग्जाम्पल बताओ कौन है?
बच्चों डेवलप्ड नेशंस में कौन आता है विश्व में, बताइए? बहुत सारे G7 में जितने 7 कंट्रीज है सारे के सारे डेवलप्ड हैं। OECD कंट्रीज, OECD कौन सी कंट्रीज होती है? विश्व की सबसे जबरदस्त इकोनॉमीज है ये। आपको पता है बच्चों, आपके पूरे वर्ल्ड का जितना जीडीपी है उसका 54.3% OECD कंट्रीज से आता है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जो जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है OECD कंट्रीज से आता है। OECD कंट्रीज में कौन आएगा? OECD कंट्रीज में कौन आएगा? OECD कंट्रीज। बच्चों बताओ OECD में क्या आएगा? कौन आएगा बच्चों OECD में, बताइए? नहीं पता है, चलिए मैं बता देती हूँ। OECD ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एक एक चीज समझ के चलना। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, इसके अंदर टोटल 38 कंट्रीज आती हैं आज की डेट में। 38 कंट्रीज आती है, 38 कंट्रीज आती हैं। और बच्चों OECD ग्रुप 1961 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें विश्व की 38 कंट्री आती हैं जो पूरे विश्व का 58% तक, मेरे ख्याल से हाँ 58% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड का। वर्ल्ड के जीडीपी की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो बच्चों अब आप मान के चलो कि 38 कंट्री कौन से देश में आ गए? डेवलप्ड में आ गए। किसमें आ गए? डेवलप्ड में। डेवलपिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? भारत, चाइना, हालांकि चाइना थोड़ा सा डेवलपिंग के से लेवल से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी डेवलपिंग में है, नेपाल डेवलपिंग में है, अफगानिस्तान डेवलपिंग में, अब तो बेचारा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेवलपिंग हो गए। अंडर डेवलप्ड में कौन आएगा भाई? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है बताइए? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एग्जाम्पल बताइए अंडर डेवलप्ड के। बांग्लादेश, मोजाम्बिक, हर समय वहां आतंकवाद है। मोजाम्बिक में बच्चों रोटी खाने को नहीं है लोगों को। यस, अफ्रीकन कंट्रीज, बिल्कुल। रवांडा, अंगोला, ये सारी, अफगानिस्तान, बच्चों अफगानिस्तान अंडर डेवलप में आ चुका है। अफगानिस्तान, ठीक है। नेपाल अंडर डेवलप्ड है, हाँ सॉरी, नेपाल डेवलपिंग में नहीं है, अंडर डेवलप में आएगा। उसके अलावा बच्चों नाइजीरिया, माली, मलावी, गैम्बिया, मतलब ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज, जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? अंडर डेवलप्ड मिलेंगे। इथोपिया हो गया बच्चों, ये सब जो है आपका बेसिकली अंडर डेवलप्ड नेशन में आता है। किसमें आता है? अंडर डेवलप्ड। सूडान हो गया, सेंट्रल सूडान हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ये सब किसमें आ रहे हैं? आपके अंडर डेवलप्ड में आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान भी अंडर डेवलप्ड में आ गया है मेनली। बांग्लादेश तो है ही, कंबोडिया भी अंडर डेवलप्ड में ही है। भूटान भी, हाँ भूटान भी अंडर डेवलप्ड में है। भूटान किसमें है? भूटान, बांग्लादेश दोनों अंडर डेवलप्ड में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हाँ कहाँ पे थी मैं? तो डेवलप्ड मतलब जहां पर सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, जहां की खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत अच्छी है। ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। ये किसकी टर्मिनोलॉजी है? वर्ल्ड बैंक की टर्मिनोलॉजी। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दें। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी चीज आ रही हो, समझते गए, जो अच्छा लग रहा हो लिखते गए अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं थोड़ा सा रनिंग नोट्स में कराती हूँ। जैसे मैं खुद याद करती हूँ ना इकोनॉमिक्स को, जैसे मैं खुद तैयार करती हूँ वैसे ही मैं आपको करा रही हूँ। मैं कोई अलग तरीके से नहीं करा रही हूँ, है ना। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि पहले एक एक चीज को समझा जाए। डेवलप्ड का क्या मतलब है, फिजिकल क्वालिटी का क्या मतलब है, बेसिक नीड अप्रोच क्या होती है, एक एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो बता दीजिए। हेलो आशीष मिश्रा जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। विनय, राम जी केसरी। चलिए बच्चों, अब एक्चुअली समय भी हमारा हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कल मैं आपको ये मैंने जो 5 चीजें अभी आपको लिखवाई हैं, कौन कौन सी 5 चीजें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मैंने आपको 5 फैक्टर्स लिखवाए हैं। इन पांचों फैक्टर्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से।
तो आप इसको कॉपी में नोट कर लें। पांचों के नाम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, परचेजिंग पावर पैरिटी तो क्लियर हो चुका है आपको, बेसिक नीड अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। कल मैं आपको ये चारों कवर कराऊंगी, तो कल मिलती हूँ आपसे। जब तक के लिए और भी कोई डाउट हो, और भी कोई चीजें हो, तो उसको एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और बच्चों आराम से इकोनॉमिक्स पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। बिल्कुल देखिए, कोशिश करती हूँ कि मैं बोरियत आपको बिल्कुल ना हो, बोरियत होने नहीं देती हूँ, और चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चल रही हूँ, ताकि आप एक एक करके इकोनॉमिक्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कोई पेपर नहीं देना है इकोनॉमिक्स का, 12th का पेपर नहीं देना है, हमें केवल अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, अपने मेंस के एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करवाना है, तो वही मैं करवा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपके दिमाग में हर चीज को। चलिए, अच्छा, दक्षेश सम्मेलन पूछा था विशाखा ने मुझसे। दक्षेश सम्मेलन कुछ नहीं, 7 कंट्रीज की मीटिंग है। 7 कंट्रीज को विशाखा दक्षेश कहते हैं हिंदी में। तो जब भारत, अब्दुल कलाम जी गए थे, तो उन्होंने वहां पे बोला था कि हम भारत के अंदर जो है ये नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, हम भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे, हम यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज को भी आगे लेके जाएंगे, और हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने उस समय बोली थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 7 कंट्रीज में कौन कौन आता है? 7 कंट्रीज। चलिए, 7 कंट्रीज और बता देते हैं आपको। बच्चों पहले तो सार्क का फुल फॉर्म बताओ मुझे। सार्क का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, मतलब पड़ोसी, जितने पड़ोसी हैं भैया अपने आजू बाजू वाले। यस, सार्क का ऑफिस बांग्लादेश में है, बिल्कुल। बच्चों इसमें 8 कंट्रीज आती हैं, 8 कंट्रीज आती हैं। ये 1885 सन 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन सी 8 कंट्रीज है बच्चों इसमें? इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि उस समय इंडिया भी बच्चों बहुत अच्छी हालत में नहीं था। 1985 में आपको इंडिया की हालत पता है, हम लोग कोई बहुत बढ़िया नहीं काम कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और साउथ अफ्रीका, बिल्कुल। 8वां मेंबर कौन है? अफगानिस्तान। बच्चों सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था इसमें, क्योंकि अफगानिस्तान अंडर डेवलप में आ गया था। सबसे 8 कंट्री कौन सी जोड़ी गई थी? 8वीं कंट्री कौन सी जोड़ी गई थी? अफगानिस्तान जोड़ी गई लास्ट में। चाइना नहीं है इसका मेंबर, नहीं, चाइना इसका मेंबर नहीं है। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। लास्ट मेंबर था अफगानिस्तान। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ से आगे अगली क्लास में पकड़ेंगे, और जब तक आप अपने नोट्स बना लें, आराम आराम से रिवाइज करते चले। ठीक है, इकोनॉमिक्स को, और बाकी मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग फॉलो करें। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, 9 बजे अगला क्लास है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ 9 बजे स्टैटिक जीके वाली क्लास में। जय हिंद। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, और जो बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करे, भाई फटाफट से, इतना तो हम आपसे मांग लेते हैं कि हमारे बच्चे इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बच्चों एफएटीएफ का नाम आपने सुना होगा, अभी हाल ही में पाकिस्तान को बैन कर दिया गया था। उसके बाद इसमें उनको कुछ कोडिंग, कलर कोडिंग भी दिया गया था। तो आपको बताना है बच्चा जी कि ये इसका आंसर क्या होगा। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बच्चों ये कौन सी कमेटी के अंदर आता है, कौन से संस्था के अंदर ये आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 आईएमएफ, ब्रिक्स या G7 कंट्रीज। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए बच्चों, ये G7 में आता है। एफएटीएफ जो है, मैंने आपसे भी 2 दिन पहले भी बताया था कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती जा रही हूँ कि ये आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, हमारे पास समय की कमी होती है, तो मैंने आपको G7 कंट्रीज के बारे में बताया था। तो बच्चों G7 की का ही इनिशिएटिव है एफएटीएफ,
तो इसको आप नोट करें। यस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बच्चों देशों को उनकी आर्थिक हालात और उनकी कार्य प्रणाली, उसके अलावा वहां के हालातों को, राजनीतिक और आर्थिक हालातों को देखते हुए वहां पर कलर कोड प्रोवाइड करती है, जो ये बताता है कि इस देश को आगे से ट्रेडिंग के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कोई जो है आगे इनको कोई उधार लेना है, लोन लेना है, तो उसके लिए इनको सपोर्ट करना है या सपोर्ट नहीं करना है। तो ये बेसिक काम होता है FATF का। और इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7। वर्ल्ड की 7 जबरदस्त इकोनॉमीज जो है हम उनको G7 कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 100% G7 से क्वेश्चन आएगा, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों एक OECD कंट्रीज, ये तीन ग्रुप्स के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। OECD, G7 और ब्रिक्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों पूरे साल न्यूज में रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कि आपने इकोनॉमिक्स में टर्म सुना होगा, भुगतान के भार का वितरण, बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स। तो आपको बताना है इनमें से बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स किसको कहते हैं? शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स, मतलब कर को कहीं और पर ट्रांसलेट शिफ्ट कर दीजिए, इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, यानी कि कहीं पे अचानक टैक्स लगा दीजिए, या टैक्स का पूंजीकरण कर दीजिए। बच्चों बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स को के डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट कैसे करती है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है टैक्स के रिगार्डिंग। बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स, चलिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बच्चों बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स का इकोनॉमिकल भाषा में, यस नजाकत बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है आप किसी नए कर को या कर के ऊपर कर को, कर का कर यानी कि सेस, आप कहीं पे सेस लगा दीजिए। जैसे स्वच्छ भारत पे सेस लगा दिया गवर्नमेंट ने कि भाई मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, मैं स्मार्ट सिटी बनाना चाहती हूँ। समझ आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। असीम वर्षा बिल्कुल सही आंसर है। और जिनके आंसर्स गलत हो रहे हैं घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से बैठकर लर्न करते रहें, पढ़ते रहें और लिखते रहें। तो बच्चों कर के ऊपर कर सेस लगा दिया, स्वच्छ भारत कर लगा दिया, या किसानों के को सपोर्ट करने के लिए कहीं और कोऑपरेटिव पे टैक्स लगा दिया। तो बच्चों एक नया कर जब बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है कि दूसरे करों को उससे राहत मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या करा, उस टैक्स का बंटवारा कर दिया, उसे जगह जगह पर वितरित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कि भारत में पैसा घूम रहा है, लिक्विडिटी हो रही है। अब आपको बताना है इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा तरीका नहीं है। विशाखा अभी ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 हो चुके हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, खुला बाजार ऑपरेशन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, और वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो। बच्चों भारत में क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना, कितना पैसा उधार में जाना है, कितना नहीं जाना है, मार्केट में कितना पैसा लगाना है, डूब तो नहीं जाएगा। कैसे गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है बताइए? राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कौन सा नहीं है इंस्ट्रूमेंट? वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, ये जो लास्ट का ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों वेरिएबल कॉस्ट आता है प्रोडक्शन में, जब आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो, तो ये बेसिकली ये इंडस्ट्रियलिस्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। गवर्नमेंट का वेरिएबल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ नजाकत चलेगा, आज लेट है थोड़ा सा क्लास, मेरे नेट डिस्टर्ब हो गया था, अभी चला है 4:30-5 बजे। हाँ तो आज थोड़ा लेट लगेगा, करंट अफेयर्स का क्लास लगाएंगे आज बहुत बढ़िया वाला। ठीक है बच्चों, रेडी रहना आज रात को आप लोग। 11 बजे क्लास लगाऊंगी मैं आज, 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो आज जिसको नींद आ जाए कोई बात नहीं, और जो जगे रहे वो मेरे साथ आज लगे रहेंगे। आज करंट अफेयर शुरू कर गए, कल भी नहीं कर पाए थे, नेट बहुत डिस्टर्ब है कल रात से, सुबह भी नहीं चला, आज प्लस क्लास भी नहीं हुआ, सुबह वाला क्लास भी नहीं हुआ। अभी 9 बजे हमारा एक और क्लास है, आप सब उसमें भी आइएगा। 9 बजे वाले क्लास में मैं स्टैटिक जीके कवर कराऊंगी आपको, स्टैटिक जीके। आप लोगों का डिमांड था कि मैम हमें स्टैटिक जीके करना है, तो मैंने स्टैटिक जीके के मिक्स्ड क्वेश्चंस तैयार करवा लिए हैं। तो 9 बजे इस क्लास के 1 घंटे बाद आप डिनर करके आ जाइएगा। 9 बजे से आपको मैं स्टैटिक जीके कवर कराऊंगी। आज यहाँ आज से शुरू हो रहा है। हेलो अंकुर जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको? वेरिएबल कॉस्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एनीबडी, कोई भी प्रॉब्लम? चलिए बच्चों वेरिएबल कॉस्ट जब भी कहीं आता है समझ जाइए
ये गवर्नमेंट का जो है ना, ये गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चा आपको बताना है पूंजीवादी इकोनॉमी, क्योंकि भारत तो पूंजीवादी इकोनॉमी है ही नहीं, हमने पहली क्लास में भी डिस्कस करा था। आपको ये बताना है बच्चों की इनमें से पूंजीवाद समाज को या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? समाज सेवा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपटीशन या लाभ मकसद? हाँ विशाखा, डेली होगा 9 बजे का क्लास, डेली होगा जीके वाला। उससे बहुत क्वेश्चन लग जाते हैं यार पेपर में, मजे मजे में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से। तो 9 बजे वाला क्लास यूट्यूब पे लगेगा, यूट्यूब पे। ठीक है, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को, आप सभी को 9 बजे आना है। ठीक है, समय मिले तो जरूर आए। बच्चों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मुख्य मार्गदर्शक क्या होता है? वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी और लाभ में, प्रॉफिट में। और वेरी गुड आरिफ, किस किस का जवाब सही है? नेहा का, असीम का, और ब्रिजमोहन का, और वर्षा का। वेरी गुड। बच्चों हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को कहा जाता है लाभ, अपना लाभ देखो भैया, बाकी सब जाएं तेल लेने, कोई मतलब नहीं है हमें, अपना लाभ करिए, अपना फायदा होना चाहिए, वो बेचिए जिसमें स्वयं को फायदा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाभ के ऊपर चलता है ये, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, आपको बताना है कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है भारत में जहां पे बहुत तगड़ी ग्रोथ लास्ट 10 सालों में, लास्ट 10 इयर्स में देखी गई है? सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर? बच्चों कौन सा सेक्टर है जहां पे जबरदस्त ग्रोथ लास्ट 10 साल में देखी गई है? और इसी बात पर जो बच्चे वीडियो अभी लाइक शेयर नहीं करे, लाइक करेंगे जरूर, और जो समझ नहीं आ रहा है मुझसे पूछते रहेंगे, कोई गड़बड़ लग रही है पूछते रहेंगे। बताइए बच्चों, लास्ट 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? बताइए, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, डबल डिजिट ग्रोथ, यानी कि 2 अंकों में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही उत्तर है आरिफ, विशाखा, असीम। वेरी गुड। बच्चों यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बच्चों आपके भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 सेक्टर में विभाजित है। ठीक है, पहला सेक्टर है प्राइमरी, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी, बहुत ध्यान से देखते रहिए, और तीसरा सेक्टर है टर्शरी। तो हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। बच्चों प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राथमिक सेक्टर में, हेलो रिपेंद्र जी नमस्कार। बच्चों प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, और बच्चों कृषि से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं, जैसे कि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो, या आप केचुआ पालन कर रहे हो, या आप जो है सिल्क वर्म्स पाल रहे हो, रेशम की खेती कर रहे हो, समझ आ रहा है? मतलब कोई भी चीज जो कृषि से जुड़ी हुई है डायरेक्टली, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है बच्चों? कच्चा माल जिसको चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज, जितना भी उत्पादन वाला एरिया है, उत्पादक क्षेत्र है, ऑयल वाला इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है ना, ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइनरी हो गया, वैसा इंडस्ट्री हो गया, जो जितनी भी 8 कोर इंडस्ट्री है भारत की, कितनी, भारत की अर्थव्यवस्था में, हाँ बिल्कुल सही असीम, भारत की अर्थव्यवस्था में कितना, मुझे बताइए कोर इंडस्ट्रीज के नाम बताइए। ये यूपीएससी में लास्ट ईयर आया था, यूपीएससी में आया था, यूपीएससी में 2019 में, और यूपीपीएससी में ये लास्ट ईयर ही आया है। बच्चों भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम बताइए। बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए लिखना शुरू करिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और दोबारा आएगा, मैं बता रही हूँ आपसे, दोबारा आएगा। मैं 1 मिनट एक शीट ले रही हूँ, दूसरी एक शीट लेती हूँ आपको, और उसी से आपको बताती हूँ मैं, प्लीज नोट करेंगे सारे बच्चे। 8
कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। बच्चों ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से मैं बता रही हूँ, नोट करिए। नंबर 1 आता है कोयला, कोल। नंबर 2 आता है नेचुरल गैस। मेरे साथ लिखेंगे आप लोग ताकि आपको याद हो जाए आज के आज। तीसरा आता है काला तेल यानी कि क्रूड ऑयल, जिसको आप पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी बोलते हो। चौथा आएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोल के अलावा जितने प्रोडक्ट निकलते हैं रिफाइनरी में वो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट। पांचवे आते हैं फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड, किसी बच्चे ने यहाँ फर्टिलाइजर उत्तर दिया है, असीम ने, वेरी गुड। उसके अलावा आता है सीमेंट, किसी बच्चे ने सीमेंट भी बोला है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। उसके अलावा आता है स्टील, सातवीं इंडस्ट्री कौन सी है, स्टील, नोट करते रहें। और आठवीं इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी के बिजली का उत्पादन। बच्चों इन्हें इंडिया का कहा जाता है कि ये इंडिया के, जैसे हमारी बॉडी पंचभूतों से बनी है, भारतीय इकोनॉमी अष्टभूतों से बनी है, इन्हें कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ आठ खंबे। इन्हीं 8 खंबों पर आपकी पूरी ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बच्चों, ये दौड़ रही है। इसको आप नोट करें, फिर मैं वापस क्वेश्चन पे चलती हूँ। नोट करिए 8 कोर इंडस्ट्रीज। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईआईपी स्टडी करो, व्हाट इज आईआईपी नाउ, आईआईपी के भी बारे में आपको बताती हूँ। डेली जब भी क्लास में आएंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। बच्चों आईआईपी कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, यूपीपीएससी में आया हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि भारत में टोटल कितना उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो उसकी रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग को हम आईआईपी पे जांचते हैं। तो बच्चों आईआईपी में आप आईआईपी का 40.27%, 40.27% 8 कोर इंडस्ट्रीज से आता है। मतलब हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है 100% प्रोडक्शन में 41% प्रोडक्शन कहां से आ रहा है, इस 8 एरिया से आ रहा है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। तीसरी है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, नोट करिए बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, इसलिए मैं लिखवा दिया आपको अलग से, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयला चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। किस चीज की फैक्ट्री चला रहे हो, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, किससे बनी है, सीमेंट से, और सीमेंट के अंदर मशीनें किसकी हैं, स्टील की, और स्टील में तेल, गैस, पेट्रोलियम सब आएगा। तो इस तरीके से ये आप एक लाइन बनाकर कि एक फैक्ट्री, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री चल रही है, तो उसमें आप सब कुछ 8 के 8 नाम अच्छे से याद रख सकते हो, आप भूलोगे नहीं पेपर में, ठीक है। चलो वापस चल रही हूँ बच्चों मैं अपनी क्वेश्चन की शीट पर, आ जाइए, वापस आइए, शीट पर वापस आते हैं क्वेश्चंस की। तो हम बात कर रहे थे कि सर्विस सेक्टर लास्ट 10 सालों में, हाँ दीपेंद्र बोल रहे थे मैम कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है दीपेंद्र। लेकिन अगर ओवरऑल फिर भी आप 10 सालों का एवरेज निकालोगे ना, तब भी आपको सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मिलेगा। बच्चों तीसरी बात नोट करिए, इंडिया का टोटल जीडीपी, भारत में जो टोटल जीडीपी है उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर से आता है बताएं। भारत के टोटल जीडीपी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहां से आता है बताइए, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, बताइए, हाथ के हाथ बताएं मुझे, भारत की जीडीपी का टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर से आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड। बच्चों आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर से, वेरी गुड, यस आरिफ, सर्विसेज सेक्टर, बिल्कुल सही। बच्चों नोट करो, जिसको नहीं पता है नोट करो। और अगला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ बच्चों, आपके भारतीय पूरे भारत की अगर मैं लेबर फोर्स की बात करूं, हमारे पूरे इंडिया में जितना भी श्रमिक है, चाहे वो किसान श्रमिक है, चाहे वो मजदूर श्रमिक है, चाहे वो कैसा भी श्रमिक है, कामगार है, लेबर फोर्स है इंडिया में, तो बच्चों टोटल लेबर फोर्स
सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से आपको मिलती है? बताइए, इंडिया की लेबर फोर्स सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से मिलती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर? ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ या आपको बता रही हूँ, ये सारे पेपर में आ जाएंगे, आए हुए हैं और पूरे पूरे आने के चांसेस है। वेरी गुड रिपेंद्र। एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, आपके इंडिया में बच्चों सबसे ज्यादा जो कार्य कुशल लोग हैं, वेरी गुड नेहा, जो सबसे ज्यादा लेबर फोर्स आता है, जो सबसे ज्यादा कामगारी लोग आते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। इसको नोट करें, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट आंसर्स हैं। टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर्विस सेक्टर से, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम कौन से सेक्टर के लोग कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर के लोग जो जुड़े हुए हैं वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। बच्चों, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जहां से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई? कौन सी पंचवर्षीय योजना से भारत में गैर सरकारी इंडस्ट्रीज को खोलने का लाइसेंस मिला और भारत में उदारीकरण की एक नई शुरुआत हुई, लिबरलाइजेशन? हाँ रिपेंद्र, कोरोना के समय में तो एग्रीकल्चर बूम आ गया है, बूम। सर्विस सेक्टर नीचे चला गया है और एग्रीकल्चर क्षेत्र बूम हो गया है, बूम आ गया 2 साल से कृषि क्षेत्र में। बच्चों, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी बच्चा जी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन छठी पंचवर्षीय योजना का एंड था, है ना? बल्कि खत्म हो गया था, 7वीं शुरू हो रही थी प्लान। देखिए 1991 में छुट्टी थी, आपको याद होगा 1991 में कोई भी आपका इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं चल रहा था, है ना? तो उससे पहले का जो दौर था, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान जो था, वहीं पर इसका ड्राफ्टिंग कर दिया गया था और अगली पंचवर्षीय यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना से इसको लागू करने की बात हो गई थी। बिल्कुल, चलिए एब्सोल्युटली राइट। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चा आपको बताना है आजादी के जब 50 साल पूरे हुए तो उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था? आजादी के जब 50 साल पूरे हुए तो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? भाई 50 साल कब पूरे हुए? 57 कब हुए 50 साल? बताओ, 2007 में, है ना? 50 आगे ऐड कर लीजिए 1947 में, 1947 प्लस 50 क्या हो गया? 1997। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 1997 के दौरान कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? कौन सा पंचवर्षीय? ऑन द ईव ऑफ, बच्चों लॉन्च ऑन द ईव ऑफ 50 पूरे होने के लिए, 8वां के 9वां? 8वां के 9वां बताएं। नाइनटीन 97। तो बच्चों डेट याद करें। यस, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों, जिन बच्चों के आंसर्स गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, आंसर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उसको नोट करते रहें। अगला कल का मेरा जो टॉपिक रहेगा, कल मैं थ्योरी कराऊंगी आपको। कल की क्लास में मैं आपको 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। कल की क्लास में मैं आपको ये जीडीपी और ये सारी चीजें, पर कैपिटल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, कल हमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ठीक है? आ जाइए बच्चों। आपको याद होगा हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जीएम क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जिनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ करी गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा फायदा नहीं है, इनमें से कौन सा जीएम क्रॉप्स का फायदा नहीं है? ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, मतलब उच्च प्रोडक्टिविटी, उच्च क्वालिटी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे उच्च उत्पादकता का मतलब है अच्छा क्वालिटी। फास्टर, बहुत जल्दी बढ़ते हैं पौधे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, या किसानों को ऊंचे दाम मिलते हैं? बताइए बच्चों, कौन सा एडवांटेज नहीं है जीएम क्रॉप्स का?
उच्च उत्पादकता। बच्चों देखिए, कभी भी जो जीएम क्रॉप्स होती हैं वो कभी भी आपको ये गारंटी नहीं देती है कि भाई जो पौधा 6 महीने में उगेगा। अब मान लीजिए आपको एक उन्नत किस्म का गेहूं उगाना है, हाँ, आपको उन्नत किस्म का गेहूं उगाना है, तो बच्चों गेहूं तो जितने समय में उगता है, जितने समय में पचता है, उतने समय में ही बनेगा। समझ आ रही है? तो जीएम क्रॉप्स का ये एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है कि उससे पौधे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो मजा आ जाए, है ना, पेपर में आ जाए किसी तरीके से कि भाई जीएम क्रॉप्स का क्या फायदा नहीं है, तो फौरन आप बता के कहोगे कि भाई जीएम क्रॉप्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पेड़ जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों, भारत में रुपये का जो सिक्का है उसको स्टैंडर्ड कॉइन कब माना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, रुपये को मानक सिक्का कब माना गया था भारत के अंदर? हाई यील्डिंग क्रॉप्स में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला क्रॉप्स आता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, चना, बाजरा, अरहर की दाल और ऑयल सीड्स, मूंगफली, कॉटन, कपास, ये सब हाई यील्डिंग क्रॉप्स होते हैं। हाई यील्डिंग का मतलब कि हमने इनके अंदर थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वैसे नहीं करा, हमने इसकी किस्म को उन्नत किस्म बना दिया, जिससे जहां पर मान लीजिए 1 हेक्टेयर का खेत था, 1 हेक्टेयर के खेत में आपको 25 किलो गेहूं मिल रहा था, वहीं 1 हेक्टेयर के खेत में अब आपको 35 किलो गेहूं मिल रहा है। ठीक है, तो HY हाई यील्डिंग क्रॉप्स का मतलब होता है ज्यादा उत्पादकता आना, ज्यादा उत्पादकता आना। हाई यील्डिंग क्रॉप्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पल्सेस नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। इसलिए आती है क्योंकि हाई यील्डिंग क्रॉप जो है उनका मतलब है कि आपको उतनी लागत में ज्यादा मात्रा क्रॉप्स की मिल रही है। अधिक गुणवत्ता, क्वालिटी तो होगा ही, क्वालिटी तो होगा ही। हाई यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होना, यानी कि आपको जितना आपका जमीन था, उस जमीन में पहले मैंने बताया ना 25 किलो, हाँ, 25 किलो आपको गेहूं मिल रहा था, अभी वहां पे 35 किलो गेहूं मिल रहा है। चलिए बच्चों, हाँ रुपया, हाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी रुपया वाला। बच्चों, रुपये को कौन से ईयर में मानक सिक्का बनाया गया था? मेरे पास आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का, सबका गलत हो गया है। बच्चों, 1835, नोट करिए। नोट करिए, 1835। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बैड मनी। बच्चों, मनी के, मुद्रा के बहुत सारे प्रकार हैं, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको बताना ये है कि जो मुद्रा है, खराब मुद्रा और अच्छी मुद्रा, तो एक कहावत है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बच्चों, ये किसने बोला था? ये इकोनॉमिक्स में कौन सा लॉ है? किनीशियन लॉ, वागनर का लॉ, ग्रेशम्स का लॉ या ग्रेहम्स का लॉ? बताइए। चलिए रविराज जुड़े हमारे साथ। रिपेंद्र जी, आपने जहां पर भी ये पढ़ा है कि दालें नहीं आती हैं, बच्चे थोड़ा सा ठीक करो, क्योंकि दालें आती हैं। ठीक है, जैसे मूंग दाल आती है, इसके अंदर दालें आती हैं, कुछ दालें हैं जो आती हैं। तो हम वैसे हाई यील्ड वेराइटी गेहूं और चावल की ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारा फोकस उसी पे रहता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दालें नहीं आती है, तो वो बिल्कुल भी दिमाग में आप डाउट ना रखें। दालों वाला जो पॉइंट आपने बोला, ठीक है ना, तो उसको ठीक करें, दालें बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं पल्सेस। और पल्सेस में हम मूंग दाल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और अरहर की दाल पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा खाया जाता है। बच्चों, कौन सा लॉ है ये? यस, ग्रेशम का लॉ। असीम का आंसर बिल्कुल सही और अविराज का बिल्कुल सही। ग्रेशम ने कहा था कि अगर बाजार में गंदा पैसा, यानी कि मात्रा में सीमित नहीं है, यानी कि बहुत सारा नकली पैसा मान लीजिए मार्केट में आ गया, या मार्केट में बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा आ गया,
तो उससे क्या होगा कि जो अच्छी मुद्रा है वो चलन से बाहर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चा जी, और ये पेपर में आ चुका है एक बार। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इस फाइल में मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, खत्म हो गए। मैं दूसरी फाइल लगा रही हूँ, 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन आपको ब्लैंक दिखेगी, 2 मिनट के लिए स्क्रीन आपको ब्लैंक दिखेगी। मैं दूसरी फाइल लगा रही हूँ। दो मिनट होल्ड करें। हाँ, अभी आपको ब्लैक दिखेगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन, ये फाइल खत्म हो गया हमारा, अगले क्वेश्चन लगा रहे हैं। और बच्चों 9 बजे वाली क्लास में जो बच्चे स्टैटिक जीके रिवाइज करना चाह रहे हैं, एक बार अपना घर में बैठ के रिवीजन नहीं हो पाता है, मौका नहीं मिल पाता है पढ़ने का, तो वो 9 बजे वाली मेरी स्टैटिक जीके की क्लास में जरूर आएंगे। ये बच्चा जी आज तीसरा क्लास है, थ्योरी का कल दूसरा क्लास होगा। थ्योरी का अभी एक ही क्लास हुआ है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आराम से डेली आइए क्लास में, अभी शुरू हुआ है, परसों ही शुरू हुआ है। तो चलिए बच्चों, आपको सामने फाइल विजिबल हो गई है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बच्चों आपको बताना है, जब आप गेहूं की सिंचाई करते हैं, जब आप गेहूं की सिंचाई करते हैं तो कौन सी स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर उसकी सिंचाई करी जाती है? बच्चों इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, एक मिनट। ताज निकलने की अवस्था, ताज निकलना मतलब जब गेहूं पे बाली आना शुरू होता है। किल्ला निकलना मतलब फ्रूट बनना शुरू होता है, किल्ला निकल गया। फूट अवस्था मतलब कि अभी इसमें कुछ नहीं हुआ। और चौथी अवस्था होती है बिल्कुल लास्ट की अवस्था, मतलब जब वो मैच्योर हो रहा होता है। बच्चों वीट इरिगेशन, गेहूं में सिंचाई बेसिकली कौन से लेवल पर दी जाती है? और बहुत जरूरी दी जाती है। अगर इस लेवल पर नहीं दी जाएगी तो बच्चों गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ब्लर हो गया है, ब्लर हो गया बच्चों, बाकी का भी ब्लर हो गया है। चलिए मेरे पास आंसर आ गया, क्राउन स्टेज। यस, वेरी गुड बच्चों। जब गेहूं की फसल में ऊपर का ऐसा बडिंग, बडिंग मतलब ऊपर की तरफ से फूल से आने शुरू होते हैं, उसी समय को कहा जाता है क्राउन स्टेज। और उसी लेवल पर बच्चों वीट इरिगेशन, मतलब पानी देना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना फसल बर्बाद हो सकती है, वरना फसल खराब हो सकती है। अल्टीमेट क्वेश्चन था, और थोड़ा सा हिंदी में गलत दिख दिया मेरे टाइपिस्ट सर ने। आप हिंदी की तरफ ध्यान ना दें, हिंदी अगर इंग्लिश में गलत दिखे तो हिंदी को एक बार देख लिया करें। हेलो लवलेश जी, नमस्कार। अगला क्वेश्चन आता है। बच्चा आपको बताना है कि भारत में आ, हमारी जो कृषि के ऊपर जो विकास है, कृषि विकास जो है वो बहुत ज्यादा नीचे क्यों आ गया है? और मैंने आपसे कहा था इस साल इकोनॉमी के पेपर में कृषि से भरपूर क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर से भर भर का क्वेश्चन आएगा इस साल, बता रही हूं मैं आपसे। बच्चों आपको बताना है कि भारत में कृषि का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, या पे कुशल श्रमिक, या शहर से गांव की तरफ पलायन? क्या लगता है आपको, बताएं। वर्षा तुम्हारा नेट खत्म हो गया, 2 GB वाला डलवाया करो। 2 GB में बस एक महीने में 50 रुपए का फर्क आता है, 2 GB वाला डलवाया करो। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है? रिपेंद्र बोल रहे हैं डी, और आर्य बोल रहे हैं सी, और रविराज बोल रहे हैं टी। नेहा का आंसर है सी। चलिए मैं बताती हूँ, वेरी गुड। यहाँ पर केवल एक ही बच्चे का
सही जवाब नहीं आया, एक का भी सही जवाब नहीं आया है बच्चों। ग्रामीण निर्धनता ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान लग रहा था देखने में, कितना आसान लग रहा था कि भाई एकदम से आंसर आ जाएगा, यही पेपर में आ जाए गलत करके आएंगे। बच्चों भारत में हमारे जो किसान है ना, उन पे पैसा नहीं है। बहुत सारे जो किसान हैं वो उधार लेकर, है ना, कभी सरकार से उधार लेते हैं, कभी ठेकेदारों से उधार लेते हैं, कभी जमींदारों से उधार लेते हैं, कभी अपना सामान गिरवी रखते हैं और उसके बाद वो खेती करते हैं। उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, अनपढ़ है, समझ नहीं आता है। तो बच्चों ये बहुत बड़ा कारण है, दिस इज अ डोमिनेंट रीजन कि भारत में कृषि का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितना भारत, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, यहाँ तो जबरदस्त कृषि होना चाहिए था, लेकिन आज भी हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं। नोट करें इसको, क्वेश्चन को वन लाइनर की तरह अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सिटी से विलेज की ओर पलाए, ये रिपेंद्री, ये सेकेंडरी रीजन है। जब गांव में गरीबी हो जाएगी, ध्यान से समझना मेरी बात, जब गांव में गरीबी हो जाएगी, अब गांव वाले क्या कर रहे हैं, आपने देखा नोएडा की तरफ चले जाइए, लोग अपने किसान जो जिसपे कृषि करनी चाहिए थी उनको बिल्डर्स को बेच रहे हैं, और बिल्डर्स को बेच के पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ। तो बच्चों ये सेकेंड रीजन आएगा। पहले हमेशा याद रखिए, पलायन आदमी कब करता है, पहले गरीबी होती है और गरीबी के बाद वो पलायन करता है। माइग्रेशन इज अ सेकेंडरी स्टेज, पहले माइग्रेशन कभी नहीं होगा। माइग्रेशन अगर आपको अपने गांव में खाना पीना, खूब पैसा, खूब आप कमा रहे हो, खुश हो, तो आप गांव छोड़ के क्यों जाओगे, आप मुझे बताओ। जाएगा कोई बच्चा गांव छोड़ के? नहीं। कोई जॉब लगेगा किसी का तभी वो जाएगा, वरना गांव छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। जिसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छी खासी कमाई हो रही है, वो कोई नहीं जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि पहला हमने जो डोमिनेंट रीजन लिया है वो लिया है ग्रामीण निर्धनता। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों भारत में जो काली मिट्टी मिलती है उसका प्रोडक्शन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको? कॉटन के लिए, धान चावल के लिए, गन्ने की फसल के लिए और गेहूं की फसल के लिए काली मिट्टी का सर्वाधिक इस्तेमाल, सबसे ज्यादा। वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड रवि, वर्षा, नेहा, रिपेंद्र, और जो बच्चे मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते रहे, बस बने रहे वीडियो के साथ। कॉटन बच्चों, काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है कपास की फसल के लिए, और आपको पता होगा कि कॉटन इज अ कैश क्रॉप, ये नकदी फसल के अंदर आती है। हालांकि शुगर केन भी नकदी फसल में आती है, लेकिन कॉटन आपको पता ही है भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कच्चा माल कॉटन पे डिपेंड करता है, और बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल इसके लिए हमें जरूरत होती है। वेरी गुड लवलेश। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? पैडी को चावल कहते हैं। बच्चों भारत में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? हेलो सौम्या, हेलो ब्रिजेंद्र जी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पैडी किधर होता है? पश्चिम बंगाल। नहीं, पैडी का क्रॉप। ज्यादातर लाल या लाल पीली जो मिट्टी होती है, लोमी सॉइल जो होती है, या जो एलुवियल सॉइल होती है, जैसे तुम्हारे ये गंगा, जैसे इधर गंगा सागर से बहता हुआ जो आगे एरिया, ऐसी सॉइल में चावल होता है। काली में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, काली वाली मिट्टी में भी हो जाता है चावल। बच्चों सोयाबीन कहाँ उगता है वर्ल्ड में सबसे, इंडिया में सबसे ज्यादा? चलिए मेरे पास आंसर आ रहा है, सी, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड गाइस, मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोडक्शन है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। हेलो लवलेश एंड कुलदीप वर्मा, नमस्कार। अच्छा आपको बताना है कि भारत में कितना एरिया है, अभी मैं बिल्कुल 2021 का डेटा पूछ रही हूँ आपसे अभी का, जिसमें फसल बोई जा रही है, फसल बोने योग्य कितना एरिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको जनरल नॉलेज के तरीके से पता होना चाहिए कि भारत में हमारे पास कितना एरिया है जिसमें फसल उगाई जाती है आज की डेट में।
at the present context of time? चलिए, मेरे पास आंसर आ रहा है सी, और वर्षा बोल रही है ए, और आंसर है सी, 14 करोड़ हेक्टेयर। वेरी गुड गाइस, 14 करोड़ हेक्टेयर का एरिया है हमारे पास, जहां पे फसल बुआई जाएगी या जो बुआई जा सकती है। ये अलग बात है कि इतने एरिया में फसल अभी बो रहे हैं कि नहीं बो रहे हैं, लेकिन 14 करोड़ हेक्टेयर एरिया हमारे पास अवेलेबल है फसल बोने के लिए। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चा आपको बताना है दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ उगाई जाती हैं? चाइना, अमेरिका, इंडिया, ब्राजील। बच्चों, सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ उगाई जाती हैं पूरे विश्व में? चाइना, अमेरिका, इंडिया, ब्राजील। वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड। रवि, नेहा, बहुत बढ़िया। बच्चों, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैरायटी की सब्जियां और सबसे ज्यादा मात्रा में सब्जियां चाइना में उगाई जाती हैं, और चाइना में खाई भी जाती हैं, और नंबर 2 पे इंडिया। और बच्चों, यहाँ पर मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, ओलेरी कल्चर। बच्चों, ये यूपीपीएससी में लास्ट ईयर आया है। ओलेरी कल्चर कहा जाता है सब्जी उगाने को, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। नोट कर लीजिए, जैसे फल उगाने को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, बागबानी। तो ऐसे ही सब्जियां उगाने को हम लोग कहते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, नोट कर लीजिए। अंगूर उगाने को क्या कहा जाता है? जहां जहां पे अंगूर उगाए जाते हैं, ग्रेप्स उगाए जाते हैं, क्या बोलते हैं अंगूर उगाने को? विटीकल्चर। क्या बोलते हैं अंगूर उगाने को? अंगूर की खेती को बोला जाता है विटीकल्चर, क्योंकि अंगूर का साइंटिफिक नेम होता है वाइटिस विनिफेरा। क्या नाम होता है अंगूर का? वाइटिस विनिफेरा। वेरी गुड, यस। तो बच्चों, ये 2-3 टर्मिनोलॉजी है, ये पेपर में कई बार आ जाती हैं, आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मैचिंग के लिए आ जाती है ये, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा आपको बताना है इनमें से भारत में एक्सपोर्ट के लिए यानी कि कृषि निर्यात के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बच्चों, खली, जो तेल की खली होती है, सरसों की खली, तेल निकालने के बाद जो बचती है, कच्चा कपास, चावल या मसाले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों, जो अभी तक वीडियो को हमारे लाइक शेयर नहीं करे हैं भाई, लाइक शेयर जरूर करते रहे। नए बच्चे जो अभी भी जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी गुड, चावल। मैंने आपसे कल भी बताया था कि भारत में इस बार भी हमने कई चावल की फोर्टिफाइड क्रॉप्स डेवलप करी हैं, जिनको बाहर भेजा जा रहा है, ब्रिटेन भेजा जा रहा है, अमेरिका भेजा जा रहा है, अफ्रीका तो होता ही, अफ्रीका में भी कुछ हमने मदद के लिए भेजा है चावल। तो चावल सबसे ज्यादा कमर्शियली एक्सपोर्ट हो रहा है। और बच्चों, मैंने आपको कल एक संस्था का नाम बताया था जो कृषि एक्सपोर्ट को संभालती है। बताइए क्या नाम है संस्था का? कृषि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कौन सी संस्था देखती है? कल ही बताया था मैंने आपको। संस्था का नाम क्या है जो कृषि के एक्सपोर्ट्स को देखती है? बताइए, कल ही बताया है। जिसने कल का क्लास देखा होगा, याद होगा, उनको याद होगा कि हमने कल क्या पढ़ाया था, बिल्कुल लास्ट में कराया है। बच्चों, एक्सपोर्ट के जरिए कौन सी संस्था है जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बाहर प्रमोट करती है? कल ही कराया है, अपेडा। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अपेडा। अपेडा किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कमोडिटी। समझ आ रहा है? एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, अपेडा। भारत से जितना भी कृषि का सामान बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वो सारा काम कौन देखता है? अपेडा देखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये पेपर में आ सकता है, नोट कर लीजिए, अपेडा देखती है एक्सपोर्ट सारा। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चा आपको बताना है एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारी, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये पॉइंट,
कि हमारे कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, बताएं। 20%, 30%, 59% के 65%। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे मैंने आपसे बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों लेबर फोर्स का कितना परसेंट डायरेक्टली आता है प्राइमरी सेक्टर से? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, वर्षा ने हमें आंसर दिया है सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों 59%, वेरी गुड। 59% जो है आपका, ये हमारा लेबर फोर्स से आता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं शब्द आता तो आप 65% देते। अगर वो पूछता प्राइमरी सेक्टर से कितना आ रहा है प्राइमरी सेक्टर, तो आपका आंसर होता 65%। अब उसने आपसे क्लियरली पूछा है कृषि, क्योंकि प्राइमरी में भी बहुत सारे सेक्टर है, मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा। तो कृषि से सीधा आप लिखेंगे 59%। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है। बच्चा आपको बताएं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इस बार ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है ये क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ, मैं इसको पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये कौन सी 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। चलिए, वर्षा का आंसर आ गया है डी, 8वीं। बच्चों 10वीं, द राइट आंसर इज 10th। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आपका शुरू हुआ था 2005-6 में। और बच्चों इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 85% कॉन्ट्रीब्यूट कर गई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर गई है। स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर जा रहा है? 15%। और सेंट्रल का कितना जा रहा है? 85%। ठीक है। 2005, 2006। बच्चों इसमें मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, हॉर्टिकल्चर मिशन में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, तो बच्चों ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का पार्ट नहीं है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दीज, ये इस मिशन का पार्ट नहीं है। और जितने भी आपके केंद्र शासित जगह हैं जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भी इस मिशन का पार्ट नहीं है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें इसको। सन 2005 में शुरू हुआ ये, 5 होते होते 6 खत्म हो गया था, 6 तक लागू किया गया था। तो 2005-2006 इस वाली जो आपका ये बजट एरिया था, वहां पे ये शुरू किया गया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन पर्यावरण की सुरक्षा का काम करेगा। आप किसकी खेती करेंगे तो उससे पर्यावरण को हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाई यील्ड कल्टीवेशन, शीशे के ग्रीन हाउस में पेड़ उगाना, शिफ्टिंग या झूम खेती करना, या जैविक खेती करना। बच्चों इनमें से पर्यावरण को किसी से नुकसान नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए अच्छा हो जाएगा उल्टा। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। बच्चों जितना आप जैविक खेती करोगे, तो जैविक खेती का मतलब क्या होता है कि आप कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप कोई वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी मिनरल बूस्टर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप वहां पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लगाएंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेरी गुड। हेलो सोनिया, नमस्कार। और जो बच्चे हमारी वीडियो पर अभी अभी आए हैं, वीडियो को लाइक जरूर देंगे भाई, डिसलाइक मत किया करो, इतनी मेहनत करते, शर्म आनी चाहिए आपको। जो भी बदतमीज होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आते ही क्यों हो।
बच्चों हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट या फॉरेस्ट मैनेजमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट करें अपनी अपनी कॉपीज में। हरियाली योजना, हरियाली योजना। चलिए मेरे पास ज्यादातर आंसर्स आ रहे हैं ए, और आंसर है सोनिया का सही। सोनिया वेरी गुड। वाटर मैनेजमेंट, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट। नोट करिए इसको, क्वेश्चन को। हरियाली योजना। बच्चों इस योजना का पूरा नाम नोट कर लीजिए, जल जीवन हरियाली योजना। हमने आधा क्वेश्चन इसलिए दिया आपको ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जल जीवन हरियाली योजना, इसका संबंध है वाटर मैनेजमेंट से जी। नोट करिए। और ये इसी साल शुरू हुआ है, सन 2021 में। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन जोड़े गए हैं। ये सोनिया वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आपको पता है ये योजना कौन से राज्य से शुरू हुई है? नीतीश कुमार यानी कि बिहार, बिहार से शुरू हुआ है। इसमें बच्चों नीतीश कुमार जी ने बोला है कि पेड़ लगाए जाएंगे साथ के साथ, और जगह जगह तालाब, छोटे छोटे पोखर, छोटे छोटे कुएं खोदे जाएंगे ताकि एक तो वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, और साथ में खेतों की सिंचाई के लिए बच्चों अलग से सब्सिडी भी गवर्नमेंट देगी। बिहार से शुरू हुआ है जी। वाटर हार्वेस्टिंग भी होगा, साथ में कुएं बावड़ी भी खोदे जाएंगे ना। जो तालाब मतलब सूख गए थे, उन तालाबों को दोबारा से रेजुनिवेट किया जाएगा। मेंस लेवल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आरिफ मुझे ना व्हाट्सएप करना, तुम कौन सा क्वेश्चन बता देना मुझे, ठीक है? मुझे पर्सनल विंडो पे व्हाट्सएप कर देना आज। जो भी दिक्कत आ रही है मैं बता दूंगी, समझा दूंगी कैसे करना है मेंस के लिए। आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है बता देंगे, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अच्छा, ये तो अभी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, इस साल का अभी का तो है, ये 1 महीने पहले का क्वेश्चन है। कोई नहीं, मैं कराऊंगी, कल थ्योरी कराऊंगी बस। लेकिन यार तुम लोग रेगुलर आ करो, ऐसा मत किया करो कि 2 दिन आए 3 दिन गायब, उससे आप ही को नुकसान है। तो इसलिए ना मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार बच्चे आते नहीं है, बच्चों को क्या मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो आप लोग रेगुलर रहो, मैं भी रेगुलर रहूंगी। मेरा मनोबल आपसे ही है, आप जितना बच्चों मेरे साथ रहेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, है ना? और उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, सो डोंट वरी। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की एक किताब आती है, बुकलेट आती है बच्चों, ये हर साल पब्लिश करा जाता है। ये कौन सी संस्था पब्लिश करती है बताइए? बच्चों जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है वो रेगुलर रहेंगे मेरे इस बैच के साथ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप लाइव नहीं आ पा रहे हो, लेकिन बाद में देख लो, मैं ग्रुप पे लिंक पोस्ट कर देती हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है। और मेरी वीडियो के आगे एक बेल आइकन है, उसको दबा दिया करिए, जब भी वीडियो लाइव होती है आपको फौरन यूट्यूब पे मैसेज आ जाएगा। बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है। रिपेंद्र मेरा बैच चल रहा है बच्चे, आज 17 अगस्त से शुरू हुआ है। आप ज्वाइन करो फटाफट। सारथी नामक बैच है, और इतना बढ़िया उसमें साइंस, अभी 17 अगस्त से शुरू हुआ है, ठीक है? अभी अगले महीने भी चलेगा ये बैच, 2 महीने का बैच है ये, ठीक है ना? तो सारथी बैच है, मेरे नाम, मेरा प्रोफाइल लिंक देखिए इस वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा आपको। प्रोफाइल लिंक मेरी जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है मेरा प्रोफाइल लिंक, उसको चेक करिए, उस पर क्लिक करिए, मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, आपको मेरा सारथी बैच दिख जाएगा। 1:30 बजे आता है दिन में। जो भी बच्चे अनअकैडमी के बच्चे हैं और अभी तक मेरी क्लास में नहीं आके पढ़े हैं, भाई एक बार आके पढ़ लीजिए। हाँ सारथी बैच, मेरा प्रोफाइल लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बच्चों उसका आंसर क्या बता रहे हो आप लोग? चलिए वर्षा बोल रही है डी। बच्चों हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, यस। आई कार कौन सी संस्था निकालती है? आई कार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये है हमारी जो हर साल एग्रीकल्चर के बारे में
पूरा एक जायजा लेके बताती है कि भारत में भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे कल नए क्वेश्चंस के साथ। कल मैं थ्योरी कराऊंगी, जैसे मैंने प्रॉमिस करा है। कल का क्लास हमारा थ्योरी क्लास होगा और सभी बच्चों को 7:05 तक लाइव आ जाना है। ठीक है, कल मिलती हूँ। अभी 9 बजे क्लास है स्टैटिक जीके वाला। तो जो बच्चे स्टैटिक जीके में जबरदस्त क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है उनको, है ना, तो वो मेरी 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करेंगे, मजा आएगा। आइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। जो बच्चे अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें, कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए आकर पढ़े और डेली क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ आपसे 9 बजे।